नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों कैद में है पटना का ऐतिहासिक गोलघर। साथ ही चर्चा करेंगे राजधानी पटना में बढ़ते जानलेवा वायु प्रदूषण पर। विश्वास नहीं होता, लेकिन यह सत्य है। बिहार की शान कहे जाने वाले पटना का गोलघर इन दिनों त्रासदी झेलने को मजबूर है। महज 10 लाख रुपए के लिए इस ऐतिहासिक धरोहर के मरम्मत का काम पिछले कई सालों से रुका पड़ा है, जिसका खामियाजा आम दर्शकों को भुगतना पड़ रहा है और वे अपने पसंदीदा गोलघर का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। राजधानी पटना के गांधी मैदान से पश्चिम की ओर बढ़ते ही बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के सामने गोलघर दिखाई देता है। वर्षों से इसकी पहचान गोल गुंबद रहा है, मगर अब इसी पहचान लोहे के सीकचों से हो रही है। कई सालों से मरम्मत के नाम पर गोलघर का गुंबद लोहे के सीकचों से घिरा है, जिससे गोलघर की सुंदरता में ग्रहण सा लग गया है। दरअसल बिहार की 234 साल पुरानी धरोहर गोलघर में दरार आ गई थी। गोलघर की मरम्मत का काम केंद्रीय पुरातत्व विभाग की टीम कर रही है, जबकि इसके लिए फंड राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। करीब 6 साल पहले मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। 90% का काम 7 माह पहले ही खत्म हो चुका है। अब केवल सीढ़ियों की मरम्मत और लोहे के रॉड हटाने आदि का काम बचा हुआ है। इसके लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग की टीम ने 10 लाख रुपए की मांग राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग से की, लेकिन बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए बिना पैसे देने से इनकार कर दिया। इधर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की माने तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समेत कई कागजात दिल्ली भी भेजे गए थे। वहीं काम बंद होने से गोलघर संरक्षण के लिए कार्य करने वाले मजदूर भी चले गए। इस कारण गोलघर की दीवारों पर लटके लोहे के सिकचे भी नहीं हटाया जा सका। अभी तक गोलघर की सीढ़ियों की मरम्मत का कार्य भी अधूरा पड़ा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय के बीच चल रहे कागजी द्वंद्व से पर्यटक गोलघर के गुंबद पर चढ़ने से वंचित हो रहे हैं। नहीं, ये निर्भर करता है कि राज्य सरकार हमें कब राशि आवंटित कर पाती है। ज़्यादातर काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ काम जो बचे हुए हैं उसके लिए 10 लाख की राशि की और आवश्यकता है, जो पिछले 1 साल से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। तो वो राशि जब आवंटित कर दी जाएगी, जब यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद अंदाज है कि 5 से 6 महीने के अंदर हम लोग उसे पूरा कर लेंगे। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गोलघर, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिसकी संख्या कभी हजारों में होती थी, आज नामात्र रह गई है। कभी दर्शकों से खचाखच भरा यह गोलघर अब वीरान दिखता है। लोग बड़े अरमान से दूर दराज से आते थे, लेकिन ऊपर गुंबद तक नहीं चढ़ सकने के कारण वे मायूस हो जाते हैं। हालांकि गोलघर में दर्शकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से और ज्ञानवर्धन के लिए लेजर शो दिखाया जाता है, लेकिन वहां भी दर्शकों की संख्या नगण्य होती जा रही है। सरकार भले ही पुरातात्विक धरोहरों को बचाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। अब देखना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे कागजी द्वंद्व युद्ध में बिहार वासियों को अपने पसंदीदा गोलघर देखने का और उसके गुंबद पर चढ़कर पूरे पटना शहर का दृश्य देखने का आनंद कब मिलता है। सन 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। उस समय गवर्नर रहे जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। इसके पूरे होने में करीब 2 वर्ष का समय लगा। इसमें एक साथ 14 लाख क्विंटल टन अनाज रखा जा सकता है। हालांकि गलत डिजाइन के कारण इसका इस्तेमाल कभी भी अनाज भंडारण के लिए नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण गेट की अंदर की तरफ खुलता बताया गया।
इसका आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई स्तंभ नहीं है। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखने को मिल सकता है और गंगा के मनोहर दृश्य को भी आप यहां से निहार सकते हैं। दरअसल बिहार की 234 साल पुरानी धरोहर गोलघर में दरार आ गई थी। गोलघर का मरम्मत का काम केंद्रीय पुरातत्व विभाग की टीम कर रही है, जबकि इसके लिए फंड राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। करीब 6 साल पहले मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। 90% काम 7 माह पहले ही खत्म हो चुका था। अब केवल सीढ़ियों की मरम्मत और लोहे के रॉड हटाने आदि का काम बचा हुआ है। इसके लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग की टीम ने 10 लाख रुपए की मांग राज्य सरकार से पुरातत्व विभाग से की थी, लेकिन बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए बिना पैसे देने से इनकार कर दिया। इधर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की माने तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समेत कई कागजात दिल्ली से भेज दिए गए हैं। वहीं काम बंद होने के से गोलघर संरक्षण के लिए कार्य करने वाले मजदूर भी चले गए हैं। इस कारण गोलघर की दीवारों पर लटके लोहे के सिकचे अभी तक हटाए नहीं जा सके हैं। अभी तक गोलघर की सीढ़ियों के मरम्मत का भी कार्य अधूरा पड़ा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय के बीच चल रहे कागजी द्वंद्व से पर्यटक गोलघर की गुंबद पर चढ़ने से वंचित हो रहे हैं। तो देखा आपने, केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहे कागजी द्वंद्व युद्ध में सालों से आम जनता अपने पसंदीदा गोलघर का आनंद लेने से कैसे वंचित है। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कितना स्वच्छ है हमारा राजधानी पटना का वातावरण। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, स्वच्छ वातावरण में जीना भला किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल राजधानी पटना की आबो हवा में जहर फैलता जा रहा है। पुराने व खटारे वाहनों से निकलता जहरीला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। प्रदूषित हवा जिससे राजधानी पटना वासी घुट-घुट कर जीने को विवश है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चे, बूढ़े, जवान के साथ साथ गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ रहा है। राजधानी पटना की सड़कों पर तेज रफ्तार में काले धुएं फेंकते ये वाहन प्रदेशवासियों की चिंता बढ़ा दी है। शहर में पुराने व खटारे वाहन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं दिखता। इस दिशा में परिवहन विभाग शायद गंभीर नहीं है। शहर में लगभग सैकड़ों ऐसे वाहन चल रहे हैं जो शहर में जहर उगल रहे हैं। पुराने व खटारे वाहनों से निकलता जहरीला धुआं वातावरण को प्रदूषित करने व लोगों को बीमार बनाने के लिए काफी है। ऐसे कई वाहन सड़कों पर जहर उगलते चल रहे हैं जो 15 वर्ष से भी पुराने हैं। हालांकि हाई कोर्ट व मुख्यमंत्री के आदेश पर पुराने वाहनों को पटना जैसे बड़े शहरों से हटाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। ऐसे में प्रदूषण को बढ़ा रही डीजल गाड़ियों को रोकने में परिवहन विभाग पंगु बना बैठा है। हालांकि MVI के अधिकारी बताते हैं कि निजी वाहन जो भी हैं, उनका नवीनीकरण फिटनेस के आधार पर किया जाता है, लेकिन
देखा जाए तो कॉमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध बेहद जरूरी है। पुरानी डीजल गाड़ियों के परमिट का नवीनीकरण किए जाने के बावजूद भी कई ऐसे वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं जो सिर्फ जहर उगलते हैं। हालांकि MVI के अधिकारी बताते हैं कि निजी वाहन जो भी हैं, उनका नवीनीकरण फिटनेस के आधार पर किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो कमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध बेहद जरूरी है। पुरानी डीजल गाड़ियों के परमिट का नवीनीकरण किए जाने के बावजूद भी कई ऐसे वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं जो सिर्फ जहर उगलते हैं। शहर के मेन रोड के व्यवसायियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के फिटनेस व प्रमाण पत्र पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे वाहन सिर्फ शहर को प्रदूषित कर रहे हैं। काला धुआं फेंकते ये वाहन अगर किसी के दुकान से गुजर जाएं तो थोड़ी देर के बाद लोगों की सांसें रुक जाती है। ये जो ब्लैक जो डस्ट है या ब्लैक जो स्मोक है, वो जब आदमी जब लंग्स के अंदर जब लेता है, जब वो नाक के द्वारा हमारे लंग्स में जब वो पहुंचता है, तो लंग के जो जब छोटे पार्ट जो होते हैं, जिसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं, वहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। मतलब कि जो भी हवा हमने लिया है उसमें जो ऑक्सीजन है वो चलाता है लंग्स के द्वारा, वो छोटे लंग्स के द्वारा, वो छोटे पार्ट ऑफ द लंग्स के द्वारा वो चलाता है ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी जो गैसेस हैं वो चले आते हैं लंग के जो छोटे पार्ट है एल्वोलाई में, वो लोग चले आते हैं अपने सांस के द्वारा बाहर आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एयरवे रिमॉडलिंग हो जाते हैं। मतलब हमारा लंग का जो आकार है वो धीरे शेप वो देता है, वो चेंज हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जो डिफ्यूज़न जो होता है ऑक्सीजन का, जो हमारे लंग से जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन को जाना होता है वो जा नहीं पाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको निकलना होता है बाहर वो निकल नहीं पाते हैं। इस कारण से लोगों को सांस की परेशानी होने लगती है। वायु प्रदूषण के मामले में पटना ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली का AQI 359 है। इस तरह पटना देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में छठे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर 473 AQI के साथ गाजियाबाद, 472 AQI के साथ दूसरे नंबर पर लखनऊ, 462 AQI के साथ तीसरे नंबर पर कानपुर और 461 AQI के साथ चौथे नंबर पर वाराणसी और 411 AQI के साथ पांचवें नंबर पर मुजफ्फरपुर है। पर्यावरण एक्सपर्ट का कहना है कि ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस मौसम में कम तापमान की वजह से हवा का घनत्व बढ़ जाने से पार्टिकुलर मैटर वायुमंडल के निचले स्तर पर आ जाता है, जो सांस के साथ साथ हमारे फेफड़े में भी चला जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य को खास तौर पर प्रभावित करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना में PM 2.5 की मात्रा 2.49.77 माइक्रोग्राम घन मीटर, गया में 96.94 और मुजफ्फरपुर में 201.77 माइक्रोग्राम घन मीटर थी, जबकि सामान्य तौर पर ये 60 माइक्रोग्राम घन मीटर ही होनी चाहिए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को तत्काल प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया है। हमारे देश में 4,70,00,000 बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस बात का खुलासा ग्रीन पीस इंडिया के वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। ग्रीन पीस इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट एयर पॉलिटिक्स के दूसरे संस्करण के कई चौंकाने वाले तथ्य उभरकर सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में 280 शहरों के एक साल में PM 10 के औसत स्तर का विश्लेषण किया गया है। इन शहरों में देश की 63 करोड़ आबादी रहती है। बाकी 47% आबादी ऐसे क्षेत्र में रहती है जहां की वायु गुणवत्ता के आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। इन 63 करोड़ में 55 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां PM 10 का स्तर राष्ट्रीय मानक से कहीं अधिक है। वहीं इसमें से 18 करोड़ लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तय सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 2 गुने ज्यादा प्रदूषण स्तर वाले इलाके में रहते हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 4,70,00,000 बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां CPC
सीबी द्वारा तय मानक से PM10 का स्तर अधिक है, जिसमें 1,70,00,000 वे बच्चे शामिल हैं जो कि मानक से दुगने PM10 स्तर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। इन राज्यों में लगभग 1,29,00,000 बच्चे रह रहे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं और प्रदूषित हवा की चपेट में हैं। शहरों में बढ़ती वायु प्रदूषण गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। इसके चलते खांसी, दमा, सांस लेने में परेशानी, अस्थमा जैसी कई समस्याओं के मरीज आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए ये ज्यादा खतरनाक बन रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार जिन गर्भवती महिलाओं को दमे की बीमारी है, उन्हें वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले प्रसव होने में खतरा हो सकता है। गर्भाधान करने से 3 महीने पहले तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के 30 हिस्से प्रति बिलियन ज्यादा संपर्क में आने से दमा पीड़ित महिलाओं में यह खतरा 30% तक बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण हमारी सांस प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इससे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, टीबी और निमोनिया जैसे कई रोगों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं प्रदूषण का खासा असर देखें तो दैनिक दिनचर्या में लिप्त युवक युवतियां, स्कूली बच्चे, जिन्हें रोजाना इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। इसके साथ ही इस प्रदूषित हवा की चपेट में ट्रैफिक पुलिस ज्यादा आ रहे हैं, जिन्हें दिन रात बीच चौराहे पर ड्यूटी करनी पड़ती है। हाल के किए गए एक सर्वे के अनुसार प्रदूषित हवा में कई ट्रैफिक पुलिस बीमार पाए गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसके बाद प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया था। सड़कों पर इतना ट्रैफिक हो गए जिससे हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। मान इट मीन्स जिस टाइप से डिजीज आज के लोगों को हो रही है, जैसे दम फूलने लगता है, लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम स्पॉट टाइप की निकलने लगती है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है लोगों को कि पता नहीं सरकार भी इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। अगर समय रहते सरकार प्रदूषण पर शीघ्र ही लगाम नहीं लगाती है तो आने वाले दिनों में इसके भयंकर परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार को आम आदमी के हितों का ख्याल रखते हुए ठोस पहल करने की। तो देखा आपने राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण का कहर। अगर समय रहते सरकार प्रदूषण पर शीघ्र ही लगाम नहीं लगाती है तो आने वाले दिनों में इसके भयंकर परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बढ़ते प्रदूषण के बारे में। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देखा आपने किस तरह राजधानी पटना में बढ़ते वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन हमें अपनी चपेट में लेता जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस प्रदूषण की रोकथाम व बचाव के लिए क्या कहते हैं हमारे विशेषज्ञ। सर, पॉल्यूशन तो हर जगह है, एयर पॉल्यूशन भी है और ना जाने कितनी तरह के पॉल्यूशन है, मगर इससे खासकर जो नौजवान हैं और जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो एक बच्चे को पाल रही हैं अपने पेट में, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन सब लोगों को किस तरह से प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन इफ़ेक्ट कर रहा है और लोग किस तरह से इस तरह से बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते। बचाव के पक्ष में मैं ये कहूँगा कि जितने लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया को साफ़ सुथरा रखें
और जो खासकर जो गर्भवती महिला हैं उनको ये करना चाहिए कि वो लोग अननेसेसरली घर से बाहर निकले नहीं, और जहाँ पे भी अगर वो प्रदूषित जगह पे रह रहे हैं तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के 6 महीना बाद तक उन लोग को उस जगह को अवॉइड करना चाहिए, और घर में हमेशा प्रॉपर एक वेंटिलेशन होना चाहिए। और अगर कोई डस्ट वगैरह उड़ भी रहा है तो उसमें उन लोग को फेस मास्क या अपने नाक को या फेस को थोड़ा कवर करके रखें, और बच्चों को भी फेस मास्क लगाएं या बच्चों को भी कवर करके रखें। उपाय यही है प्रदूषण से बचने का हमारे पास। कभी कभी सर ये होता है कि अचानक से लोगों के दम फूलने लगते हैं या फिर छींकें आने लगती हैं, सफोकेशन फील होता है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करें इस तरह के जब परिस्थिति आती है तो? अचानक अगर छींक आ रहा है आपको तो आप एक तो आप अपने अगर पानी हो आसपास में तो नाक को या फेस को आप अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लें। ये एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इसके कारण बहुत सारे होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पॉलेंस होते हैं, जो कि अक्सर हाँ जब जाड़ा ख़त्म होती है और गर्मी स्टार्ट होती है तो लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ता है, या बरसात के मौसम ख़त्म हो रहा है, जाड़ा स्टार्ट हो रहा है तो लोग को झेलना पड़ता है इसमें। तो वो लोग बचाव करें अपने आप को, अपने पास हमेशा एक रुमाल रखें, और जहाँ पर लगे उनको तो अपने जहाँ पर लगे उनको कि मुझे छींक आने वाली या निरंतर छींक आने लगती है तो नाक को अपने ढक के रखें, और तुरंत जाके फेस को पानी से साफ़ कर लें वो लोग। अगर समय रहते इस गंभीर समस्या से निजात नहीं पाया गया तो इसके भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।